तैयार हो जाइए बाजार के एक और एक्शन पैक दिन के लिए, जहां पिछले 2 दिनों से रिकॉर्ड बनाने के बाद बाजार में आज है शुरुआत के संकेत ग्लोबल मार्केट से मजबूत। देखते हैं कहां होती है शुरुआत और उसके बाद कैसी रहेगी बाजार की चाल हफ्ते की एक्सपायरी के दिन। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे कि नए रिकॉर्ड्स पर अब जो बाजार आ गए हैं, यहां से आपको क्या बनानी है अपनी रणनीति और साथ ही वीकली एक्सपायरी के लिए किस तरह से करनी है तैयारी। बताएं सर, आज के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? अमेरिका सबसे बड़ा ट्रिगर वहीं से आता हुआ दिख रहा है और दमदार आता हुआ दिख रहा है दीप। और अमेरिका में भरपूर तेजी हुई है, 225 पॉइंट से ज्यादा डाउ बढ़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि न सिर्फ डाउ बल्कि डाउ के साथ साथ नैस्डैक और S&P ने भी खरीदारी दिखाई है और अच्छी मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहे। लेकिन इसके साथ साथ कच्चे तेल के फ्रंट पर थोड़ी सी खराब खबर है। $75 के ऊपर निकलता हुआ फिर से अच्छी मजबूती बनाता हुआ अमेरिका में भंडार कम होने की वजह से। निफ्टी फाइनेंशियल हालांकि बहुत ज़्यादा रुझान इस इंडेक्स को ट्रेडिंग के लिहाज से मिल नहीं पाया। अब कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, इसमें वीकली कॉन्ट्रैक्ट होंगे बंद और जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे वो अब मंगलवार को होंगे एक्सपायर, गुरुवार के बजाय। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक्शन आपके लिए। हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पर सरकार अपनी 10% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में। ऑफर फॉर सेल आज खुल रहा है बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, कल रिटेल के लिए खुलेगा। तो ये है आज की 4 बड़ी अहम ट्रिगर्स। बिल्कुल, तो बड़े ट्रिगर्स हैं। हिंदुस्तान कॉपर पर रखिए नजर। आज सनसेरा का IPO भी बंद होने वाला है, वहां पर भी एक्शन बना हुआ है। पर एक बार सर मार्केट की बात करते हैं और फिर थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक सवाल भी मैं आपसे पूछूंगा। एग्जैक्टली 1 महीना पहले सर 16 अगस्त को मैं और आप ऑफिस में थे और हमने जो हमारा बुल फॉर्मूला था कि बाजार का टॉप कहां पर आ सकता है, कहां पर बाजार फिर थोड़ा टॉप आउट हो सकते हैं, वहां पर हमने अपना फॉर्मूला रिविजिट किया था। उस दिन सर निफ्टी 16,550 के करीब था। वहां से अगर कल की तेजी तक का देखें, 1 महीने में निफ्टी 1000 पॉइंट्स की रैली दिखा चुका है और जो पहले टारगेट की आप बात कर रहे थे लगभग उसी के पास आ गया। तो एक बार जो हमारा फॉर्मूला था वो तो एकदम अहम साबित हुआ, एकदम करेक्ट साबित हुआ। अब क्या दीप, 2 चीजें। पहली चीज तो कि शो का नाम जरूरी है कि बाजार का टॉप कब कहां कैसे, लेकिन बाजार का टॉप 17,650 पे है ये नहीं, ये पहला टारगेट था इस बुल रन का, राइट। तो जब हमने ये शो बनाया, रिविजिट तो अभी 1 महीने पहले किया और 1 महीने में 1000 पॉइंट और निफ्टी भाग गया। ये तो मतलब ड्रीम रन है जो हम बाजारों में देख रहे हैं। सोचिए एग्जैक्टली 10,000 पॉइंट ऊपर है हम मार्च 23 2020 के लो से। 7,511 का आपने लो देखा था और 17,511 के ऊपर उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो आप देखिए 1.5 साल में 10,000 पॉइंट के हिसाब से देखें तो 10,000 पॉइंट किसको कहते हैं निफ्टी में, वो बढ़े हैं। परसेंटेज के लिहाज से तो आप देख ही सकते हैं दुगुने से ज़्यादा हो चुके हैं। 1 महीने में आप देखिए 1000 पॉइंट बढ़े। लेकिन ये पहला टारगेट है इस बुल रन का। और देखिए बुल रन का मतलब ये नहीं कि इसके मतलब आपको कहीं बीच में कहीं उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही मार्केट बढ़ते दिखेंगे। और वो हुआ भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा, ऐसा कभी होता नहीं और होगा भी नहीं। कुछ समय तक हो सकता है जो अभी दिख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इसके टारगेट कहीं ऊपर के हैं, 19,000 के आसपास, उसके बाद 20,400 और 21,080। ये लगभग हमारे आगे के टारगेट बनते हैं जो इस बुल रन में आगे आने वाले 3-5 सालों में, साल भर में भाई जो स्पीड है उस हिसाब से क्या जाने 1 साल में आ जाए। और जो वक्त लगना चाहिए अब तक के बुल रन में जितना लगा है दीप, उस हिसाब से देखें तो थोड़ा वक्त लगना चाहिए। बट इन एनीवे पहले टारगेट 17,650 के हम बेहद करीब पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट हासिल है। क्योंकि आप 17,000 के इंडेक्स पे 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे में आप माइंड नहीं करेंगे, लगभग मानकर चलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तेजी यहाँ खत्म हो रही है, रुक सकती है, खत्म नहीं हो सकती है। और रुकने का भी कोई आज का संकेत नहीं, मैं ब्रॉडर पिक्चर की बात कर रहा हूँ कि किसी लेवल पर आने के बाद। और एक चीज़ जो दीप, ये टारगेट हासिल होने के बजाय जो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो 1 महीने पहले आप और हम दोनों शो कर रहे थे यहाँ स्टूडियो में बैठ के, तब हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उस वक्त जो बोली थी वो इस टारगेट या 1000 पॉइंट की तेज़ी से ज़्यादा है। वो ये था मैं फिर से याद दिलाऊँ कि निफ्टी अपने करेक्शन जोन से बाहर निकल गया है। अब निफ्टी में बड़े करेक्शन की गुंजाइश नहीं है। अगर 400-500 पॉइंट का आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज ये नॉन स्टॉप ऊपर की तरफ 17,650 की तरफ बढ़ने वाला है और एग्जैक्टली वैसा ही होता दिखा है। तो मेरा ये समझना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अब भी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप अच्छे लेवल पर एंटर कर चुके हैं, इन्वेस्ट हो चुके हैं। थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आपको स्टॉक्स में, इंडाइसेस में दिख सकती है, लेकिन आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो इससे बढ़िया वक्त ही नहीं होता, ट्रेडर्स के लिए इससे बढ़िया वक्त ही नहीं है। बस ये है आपको सिर्फ इतना ही करना है कि सही सेक्टर में रहें, सही स्टॉक में रहें जहां पर एक्शन है। ट्रेडिंग के लिहाज से आपको वो अपनी पोजीशनिंग ठीक करनी है, अदरवाइज
कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी दीप। बिल्कुल सर, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाजार का सेटअप बढ़िया है और जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था एकदम करेक्ट साबित हुआ है अब तक तो, और आगे भी अच्छा एक्शन बना रहेगा। सर आज एक्सपायरी भी है और उसका भी सेटअप आपसे जानना है, पर उससे पहले एक जो कल अहम खबर आती हुई दिखी और मार्केट क्लोज पर हम भी इसके बारे में बात कर रहे थे, कैबिनेट की तरफ से जो फैसला आया है टेलीकॉम को लेकर, राहत के कई सारे निर्णय लिए गए हैं। ऑटो पीएलआई की बात करी, ड्रोन पीएलआई की बात करी, वहां पर तो काफी फोकस रहा ही, पर ये जो टेलीकॉम सेक्टर के लिए अब राहत की बात की जा रही है, क्या मान ले कि वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर सिक्योर हो गया है इस कदम के साथ, और साथ ही जो बैंक्स फाइनेंशियल सिस्टम में स्ट्रेस आ सकता था वहां पर भी अब चिंता कम हो जाएगी? दो चीज़ें हैं, राहत है, जी हाँ बिल्कुल है, 100% है। फ्यूचर सिक्योर हो गया है, क्वेश्चन मार्क वोडाफोन आइडिया के लिए स्पेसिफिकली। क्यों राहत क्यों है कि दो चीज़ें, एक तो 4 साल का मोरेटोरियम मिल गया। मोरेटोरियम की क्या इंपॉर्टेंस है वो आपने 2020 में देख लिया कि कंपनियों को, पर्सनल लोन लेने वाले लोगों को अगर 6 महीने 12 महीने मिल जाते हैं तो किस तरह से वो सर्वाइव कर सकते हैं, और जो एक ठप्पा लगता है आपके ऊपर कि आप डिफ़ॉल्टर है, उससे आप बच जाते हैं मुश्किल परिस्थितियों में। वो परिस्थितियाँ अलग थी, कोविड की थी, ये परिस्थितियाँ बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर है जो टेलीकॉम सेक्टर के सामने। तो एक चीज़ क्लियर है दीप, और वो ये कि राहत जरूर मिली है, और इस राहत के दम पर एक फीलिंग जो वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स हों, चाहे इन्वेस्टर्स हों, चाहे उनके एम्प्लॉयज़ हों, और चाहे उनके मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट में हो, और चाहे सरकार में हो, कि कंपनी बच जाएगी, बंद नहीं होगी। कम से कम इतनी राहत वाली बात आप कह रहे हो, या ये अपने आप में एक बड़ी रिलीफ है। अगर आपको ये लगेगी कि कंपनी बचेगी, बंद नहीं होगी, तो ये कंज्यूमर से लेकर टॉप मैनेजमेंट और सरकार सबके लिए एक रिलीफ वाली बात है। और उसके लिए जो उन्होंने 4 साल का मॉरेटोरियम पीरियड दिया है वो एक है। प्रोस्पेक्टिव लेवल पर जो नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू अगर इन कंपनियों का किसी तरह का कोई आ रहा है तो उस पर एजीआर नहीं लगाया जाएगा, वो दूसरी चीज़ है। और बाकी एक और जो ऑप्शन की बात की जा रही है कि हो सकता है इनके जो एजीआर पेमेंट की ड्यूज़ हैं जो ये नहीं भुगत पाएँ, उसको जो सरकार को देना है उसके बदले में वो इक्विटी इश्यू कर सकते हैं, इस तरह का फॉर्मूला बन सकता है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी रिलीफ की बात है वोडाफोन आइडिया के लिए। अब दूसरी बड़ी बात क्या होने जा रही है जिसकी वजह से इस सेक्टर की रीरेटिंग हो रही है, आगे और होगी, वो है प्राइसिंग पावर। अल्टीमेटली आदतें सबकी पड़ चुकी है डेटा यूजेस को लेकर और मोबाइल यूजेस को लेकर। आजकल आप सोचिए, मुझे तो याद ही नहीं आता पिछली बार मैंने कब कोई लैंडलाइन पे किसी को फ़ोन किया हो या लैंडलाइन पर फ़ोन रिसीव किया हो, करेक्ट। सो आप पूरी तरह से मोबाइल फ़ोन्स पर जा चुके हैं। ऐसे में डेटा कंजम्पशन आपका ज़बरदस्त बढ़ चुका है। अब जो धीमे धीमे प्राइसिंग पावर आएगा इन कंपनियों के पास, वो प्राइसिंग पावर इन कंपनियों की री रेटिंग करेगा। तो दो चीज़ें हैं, एक इनकी बैलेंस शीट पर जो प्रेशर है एजीआर से रिलेटेड और बाकी ड्यूज से रिलेटेड, वो धीमे धीमे कम होगा, उसमें थोड़ी रिलीफ मिलेगी। और दूसरा प्राइसिंग पावर आएगा। तो प्राइसिंग पावर आने से जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, जो कैश जनरेशन होगा, जो प्रॉफिट आएगा, उससे ये कंपनियाँ अपने ड्यूज़ को चुका पाएंगी। तो ये दो बड़ी चीज़ें जो होने जा रही है वो इस सेक्टर की पूरी री रेटिंग कर देगी। और उस हिसाब से हो सकता है परसेंटेज टर्म्स में आपको आइडिया ज़्यादा रिटर्न दे, हो सकता है आपको रिलायंस जियो में भी प्राइसिंग पावर का फ़ायदा मिले। लेकिन रिलायंस में एक तरह से बहुत सारे बिजनेसेस हैं, वोडाफोन आइडिया थोड़ा सा रिस्की बेट होता है इन टर्म्स ऑफ रिस्क और रिटर्न। तो भारतीय एयरटेल तीनों में ज़्यादा सेफर बेट है, जहाँ पर आप अब भी मुझे लगता है आराम से 850-900 रुपये तक के लॉन्ग टर्म टारगेट लेकर चल सकते हैं। जो हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं उन्हें वोडाफोन खरीदना चाहिए लोअर लेवल्स पे। तो ओवरऑल इस सेक्टर की पूरी तरह से री रेटिंग होने की तैयारी में। तो अब अगर कंपनियां नहीं बचती, अगर अब वोडाफोन आइडिया नहीं बचती, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है, फिर वोडाफोन आइडिया पर ही है कि उन्हें अपनी पोजीशनिंग, उन्हें अपनी प्राइसिंग और उन्हें अपने ऑपरेशंस दुरुस्त करने ताकि वो बच पाएँ। और इस प्रोसेस में अगर कुछ इक्विटी प्रमोटर्स की तरफ से आए, बहुत बढ़िया बात है। नहीं आए और वो इक्विटी अगर एजीआर ड्यूज के तौर पर सरकार को दे दें तब भी एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल बचने के पूरे आसार हैं और वो इस सेक्टर की और कंपनी की कुछ हद तक री रेटिंग कर सकती है। जी दी। चलिए, तो ये बढ़िया खबर आती हुई दिखी है और डेफिनेटली एज अ सेक्टर काफी पॉजिटिव है। वोडाफोन के लिए भी अच्छी खबर है और आज काफी सारे ब्रोकरेज के कमेंट्स भी आए हैं, नजर रखेंगे। हाँ, दीप एक और चीज़ जो मैं कहना भूल गया इसमें, हाँ, जो आपने पूछा भी था, काफ़ी हद तक ये पॉजिटिव है बैंक्स के लिए भी,
स्पेशली कई सारे ऐसे बैंक्स हैं जिनका पूरा एक्सपोजर है इस टेलीकॉम सेक्टर में, और उन स्टॉक्स में काफ़ी आपने करेक्शन भी देखा। मसलन IDFC फर्स्ट बैंक देखिए, बात करते हैं सबसे पहले ये सामने आता है 3,500 करोड़ का प्रोविजनिंग इन्होंने कर रखा है वोडाफोन आइडिया के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोविजनिंग राइट बैक होगी, इनके प्रॉफिट में जुड़ेगी, और स्टॉक 65 रुपये 60 रुपये से नीचे 45-40 रुपये तक इसी वजह से आया था कि वोडाफोन पर तलवार लटकी हुई थी। तो IDFC फर्स्ट बैंक ये एक स्टॉक हो सकता है। इंडसइंड बैंक में जो पिछले कुछ दिनों में रनअप दिखा है वो इसी वजह से दिखा है कि टेलीकॉम सेक्टर इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। 2-3 दिनों से सरकारी बैंक फिर से एक्शन में आ रहे हैं, चाहे वो आपके SBI हो या बाकी दूसरे बैंक। उसकी भी बड़ी वजह यही है दीप कि बैंकिंग सेक्टर के लिए भी ये बड़ी रिलीफ है, क्योंकि एक ऐसा बड़ा सेक्टर जहाँ पर बैंक्स का भरपूर एक्सपोजर है। अगर यहाँ पर बैड डेट्स होते हैं, डिफ़ॉल्ट्स होते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर पर जो प्रेशर बन सकता था वो प्रेशर अब कम होगा। तो ये बैंक्स भी अब यहाँ से आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। जी दी बिल्कुल, तो नजर रखिए IDFC फर्स्ट बैंक इन पर्टिकुलर, इंडसइंड बैंक, SBI काफी बड़ा एक्सपोजर है, इन सभी बैंक्स को भी फायदा होगा। तो सर आप भी फिर अपनी नंबर पोर्टेबिलिटी नहीं करेंगे? वोडाफोन के लॉयल कस्टमर रहे इतने साल, बने रहेंगे? अब जब से शुरू हुआ है, मतलब मेरे ख्याल से वो कब से हुआ था, तब हच हुआ करता था जहाँ तक मुझे याद है। जब सबसे पहली बार ऑरेंज था या हच था, आई डोंट नो, दोनों में से एक था। मैं तब से ही हूँ, मतलब शुरुआती दिनों से ही। ऑरेंज फिर हच? ओ हाँ, पहले ऑरेंज और फिर हच। मतलब वो उस समय उनका वो जो होता था ना, जिसको आप प्यार से डोगी कहते हैं, वो हम उस तरह के ही हैं। मतलब तब से जब से हाँ, आपका क्रेमर है ना आपके पेट का नाम, करेक्ट। वो उस तरह से हम लगातार उसी पे हम जहाँ हैं वहीं हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, लेकिन लॉयल्टी है, और अगर कंपनी बचती तो इससे बढ़िया क्या बात है। ठीक है, चल रहा है, चलने दीजिए, सिंपल। चलिए, तो बढ़िया बात है वोडाफोन आइडिया के लिए, बढ़िया बात है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, और बढ़िया बात है बैंक्स के लिए जिन्होंने इस सेक्टर को पैसे दिए हुए हैं। आइए सर, फिर टेलीकॉम पर तो रहेगी नजर, ऑटो में भी बढ़िया एक्शन बना है। हमारी PLI की खबर पर मुहर लगी थी। आज के लिए फिर वीकली सेटअप बताएं, वीकली एक्सपायरी का सेटअप बताएं, किस तरह के संकेत दे रहा है आपको बाजार? संकेत पॉजिटिव साइड पर है, भरपूर पॉजिटिव है, इससे ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए। कल नेगेटिव थे तो SGX निफ्टी गर्म हो रहा था, आज पॉजिटिव है तो SGX निफ्टी ठंडा है। ठीक है, अगर SGX निफ्टी ने मनी बना रखा कि मैं उल्टा चलूंगा अमेरिका के से, तो कोई बात नहीं, आपको जैसे चलना चले। देखिए, तेजी करके ऊपर जाएंगे तो भी हम एंजॉय करेंगे, और अगर सुस्ती और कमजोरी होगी तब भी एंजॉय करेंगे कि वो खरीदारी के मौके बनेंगे आपके लिए। तो ग्लोबल संकेत पॉजिटिव हैं, FIs और घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल साइड पर आए हैं आज। वायदा कारोबार के संकेत भी न्यूट्रल है, हल्के से न्यूट्रल से नेगेटिव साइड पर हैं, हल्के से। पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़कर आया है एक्सपायरी के दिन। सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव था, है, और अभी और आगे रहने की पूरी उम्मीद। 17,380, 17,440, ये है 60 पॉइंट की वो रेंज जो अब निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, आसानी से टूटने वाली है नहीं, कम से कम आज तो नहीं टूटनी चाहिए ये संकेत। और यहीं से आपने एक बेहतरीन ब्रेकआउट भी दिया है, तो ब्रेकआउट की रेंज अब आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। इसके नीचे 17,300, 17,350 तगड़ा खरीदारी का जोन है, जो आज तो नहीं आएगा, जब भी आए तब खरीदना है। सो आपका बेस शिफ्ट हो गया। जो 17,200, 17,250 की रेंज को हम मजबूत सपोर्ट और खरीदारी का जोन मानते थे कि ब्लाइंड बाय जोन है, वो 17,300, 17,350 की रेंज में आता हुआ दिख रहा है। ऊपर कितना जा सकते हैं पता नहीं। ब्लू स्काई जोन है, खुला नीला आकाश। अंदाज से लेवल दे रहा हूँ वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से 17,550, 17,600 हल्का फुल्का रुकावट का लेवल है, उसके पार निकले तो 17,650, 17,700, ये भी अंदाज से। बैंक निफ्टी 36,600, 36,750 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट का काम करेगा। कल अच्छी मजबूती दिखी, परसों कमजोरी थी, उससे एक दिन पहले मजबूती थी। तो एक दिन की मजबूती और 2 दिन की कमजोरी के ट्रेंड से बैंक निफ्टी शायद कम से कम इस तरफ तो बढ़ रहा है। एक दिन मजबूती, एक दिन कमजोरी, उस हिसाब से हो सकता है आज थोड़ा रुके, थके, अटके, तो 36,600, 36,750 पहले सपोर्ट का काम करेगा। और दूसरा सपोर्ट का जो रेंज है वहाँ पर 100% खरीदारी करनी चाहिए। अगर 36,475, 36,550 किसी भी वजह से बैंक निफ्टी इस रेंज में आए तो किसी के इन्विटेशन का इंतजार मत कीजिए, आमंत्रण निमंत्रण नहीं मिलेगा कि आइए खरीदिए। आपको खुद ही निर्णय लेकर ले लेना है, खरीद लेना है उस लेवल पर। ऊपर 36,850, 37,000 ये हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, जहाँ तक आप जाने की कोशिश कर सकते हैं। 36,850 पर तो आप बंद हुए ही हैं, तो थोड़ी सी वो रुकावट की रेंज है।
ऊपर इसके ऊपर 37,100 37,300 तक जाने की तैयारी है और उसके बाद निकले तो 37,450 अगला टारगेट बनता है। 37,300 के आसपास लाइफ टाइम हाई है बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बेसिस पर, वो हल्की रुकावट का लेवल है। 37,700 के आसपास लाइफ टाइम हाई है इंट्राडे बेसिस पर। तो ये बड़े जोन हैं दीप जिन पर आपको रखनी है नजर। बिल्कुल, तो ये तो आपके लिए बड़े लेवल्स निकल कर आ रहे हैं और बैंक निफ्टी पर भी पर्टिकुलरली नजर रखिए। दिन की ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी सर? 17,500 17,575 ये दिन की छोटी ट्रेडिंग रेंज, देखिए बिल्कुल छोटी है। 17,500 के बेहद करीब बंद हुए 17,532 और वहीं पर आपके लिए सपोर्ट पहले 17,500 आ रहा है। 17,440 17,625 दिन की मीडियम रेंज है। 17,380 से लेकर 17,675 दिन की बड़ी रेंज निफ्टी पर। बैंक निफ्टी 36,700 36,975 ये आपके लिए बैंक निफ्टी की छोटी रेंज है। 36,600 37,100 बैंक निफ्टी की मीडियम रेंज है और 36,475 37,300 बड़ी रेंज है। इस रेंज में एक बदलाव करना चाहता हूं, दिन की जो छोटी रेंज है उसको 36,750 किया जाए। 36,750 36,975 ये दिन की छोटी रेंज आपके लिए हो जाएगी। तो 700 को बढ़ाकर 750 कर लें। मीडियम रेंज सेम है 36,600 37,100 और बड़ी रेंज 36,475 से 37,300 की निकल कर आती है आपके लिए। ये है आपके लिए दिन की रेंज। एफआईज की इंडेक्स पोजीशन वैसी है 60 से 61%, 1% कोई खास बदलाव नहीं। पुट कॉल रेशियो जरूर थोड़ा बढ़कर आया जिसे हम विस्तार से आगे बात करेंगे। और इंडिया विक्स में 1% की हल्की सी बढ़त। जी दी बिल्कुल, तो पुट कॉल रेशियो फिर से बढ़कर आया है, वहां पर रखिए नजर। अदरवाइज विक्स और एफआईएस की पोजीशनिंग ठीक ठाक ही दिख रही है इस समय। फिर मौजूदा पोजीशंस की बात करते हैं सर, क्या करना चाहिए आज? स्टॉप लॉस नहीं पूछे आपने, लगता है आपको कि दोनों तरफ के स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होंगे। रेंज बाउंड मार्केट है 17,350। अब निफ्टी का स्टॉप लॉस मैं खींच कर ऊपर लाया हूं। जो अब तक क्लोजिंग बेसिस पर आपका 17,250 था, इंट्राडे में 17,200 था, एकदम ऊपर स्टॉप लॉस खींचकर 17,350 का ले आए हैं हम। ये इंट्राडे बेसिस पर भी, क्लोजिंग बेसिस पर भी। इंट्राडे बेसिस पर अगर किसी को थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लगाना है और 17,275 का निकल कर आता, बहुत दूर है, जरूरत नहीं है, 17,350 काफ़ी है। अब निफ्टी, अच्छा पिछले 8 दिनों में सिर्फ एक दिन 17,350 के नीचे निफ्टी बंद हुआ है, वो था 17,323। तो बेसिकली 17,350 को निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर रहा है, इसलिए 17,350 का स्टॉप लॉस मैंने 17,300 भी नहीं रखा, सीधा 17,350 ये आपका स्टॉप लॉस हो गया निफ्टी पर इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पर। बैंक निफ्टी का 36,450 36,300 अब तक आपका स्टॉप लॉस चल रहा था, रोज उसको 150 पॉइंट ऊपर किया है 36,450। शॉर्ट साइड पर वैसे तो कल स्टॉप लॉस बहुत परफेक्ट हर एक लिहाज से 17,500 का स्टॉप लॉस था इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर, ट्रिगर हो गया, नहीं किया है तो अब एक 25 पॉइंट ऊपर का 20 पॉइंट ऊपर का और रख लीजिए 17,550 का इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। अगर आज मतलब 17,500 के ऊपर कहीं भी बंद होता है तब भी आपको शॉर्ट काट ही लेनी चाहिए। बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस कल इंट्राडे वाला 37,000 का था, ट्रिगर नहीं हुआ। क्लोजिंग 36,850 का था, एग्जैक्टली वहीं बंद हुआ है। तो अब 37,000 का स्टॉप लॉस रखिए इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही बेसिस पर बैंक निफ्टी पर। ये आपके लिए स्टॉप लॉस के लेवल। जी दीप क्लियर है सर, तो ये तो रहे आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉसेस मौजूदा पोजीशंस के। नई पोजीशंस आज कैसे बनाएंगे? खरीदिए निफ्टी, स्टॉप लॉस लगाइए आप 17,350 पर, टारगेट 550 575 625 650 700। देखो ऊपर के सारे टारगेट अंदाज से हैं भाई, मेरे पास टेक्निकल चार्ट्स तो होते नहीं है, मेरे पास एफएनओ के डेटा है। एफएनओ के डेटा के हिसाब से 550 हल्की रुकावट है, 600 हल्की रुकावट है, 650 भी ज़्यादा नहीं है, 700 पे फिर रुकावट है। तो ये डेटा है, तो उसके आसपास 5-25 पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे, तो अंदाज से अपने स्टॉप टारगेट कर लें और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें, ये ज़्यादा ठीक होगा। ये खरीदने के लिए बेचना चाहते हैं जो निफ्टी, कहाँ बेचेंगे, मतलब ऐसा तो कोई लेवल मुझे दिख नहीं रहा जहाँ बेचना चाहिए। बेचने की लेवल ही 17,500 ही थी, वो पार कर हो ही गई। फिर भी अगर बहुत बढ़ जाए, आज शॉर्ट कवरिंग वीकली एक्सपायरी ऊपर पहुँच जाए तो 17,650 17,700 के आसपास आप चांस ले सकते हैं बेचने का। बेचना ही है किसी को तो 17,750 50 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। छोटे टारगेट दिए 3 ही खाली गिनती के, 600 550 525, ये 3 टारगेट के लिए आप चाहें तो बिकवाली कर सकते हैं बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ। तो ये तो लेवल हो गए निफ्टी के। अब आइए दीप बैंक निफ्टी के लेवल भी आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है ना। खरीदिए
36,550, 36,750, ये 200 पॉइंट की रेंज परफेक्ट है। 750 पे ले लीजिए, 600 के आसपास भी ले सकते हैं, 550 पे तो लेना ही लेना है। स्टॉप लॉस 36,450 का बनेगा आपके लिए अगर आप खरीदारी करते हैं तो इस रेंज में, ठीक है। टारगेट 36,850, 925, 37,000, 37,100, ये 4 टारगेट आपके लिए। अब चूंकि ज़रूरी नहीं कि उस रेंज में आए, तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं बैंक निफ्टी पर तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 36,600 का, ठीक है। 36,550 का रखिए, 36,550 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी कर लीजिए। 36,975 पहला टारगेट है, 37,100 दूसरा टारगेट है, 37,225, 37,300 दो और बड़े टारगेट और 37,450 फाइनल टारगेट, जिसके लिए बैंक निफ्टी में आपको करनी है खरीदारी। या आपके लिए जो शॉर्ट करना चाहते हैं, अब शॉर्ट करने में एक समस्या जो है, एक तो ये कि 37,000 के आसपास या इसका स्टॉप लॉस समझ के शॉर्ट कर लें और 37,000 के ऊपर निकल जाए तब तो ठीक है कि भाई चलो बैंक निफ्टी 37,000 तक आ गया, अभी भी ब्रेकआउट का टाइम है, यहाँ बेच दें। एक तरीका तो वो हो सकता है, वो थोड़ा रिस्की तरीका है। दूसरा तरीका जो है वो और भी रिस्की है, क्योंकि 37,000 के ऊपर बेचने की बात मैं कर रहा हूँ, और वो 37,000 के ऊपर बेचने की बात जो होती है वो है 37,100, 37,300 में। अब प्रॉब्लम क्या है, 37,000 के ऊपर तो ब्रेकआउट आ रहा है। अब ब्रेकआउट आने के बाद क्या 37,100, 37,300 में बेचना चाहिए? मेरा मानना है हाँ, एक चांस ले सकते हैं अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो। 37,500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। देखिए रेंज भी बड़ी है बेचने की, स्टॉप लॉस भी बड़ा है, ये ध्यान में रखिए। और यही आ रहे हैं, अगर आप कर पाएँ तो ठीक, नहीं कर पाएँ तो कोई ज़रूरी नहीं है और ज़बरदस्ती भी नहीं है कि आपको ये ट्रेड लेना ही है। तभी लीजिए जब आपको कंफर्ट दिखे। कंफर्ट कैसे आएगा कि हमारी एक्सपायरी है आज, उस हिसाब से हम बढ़ गए, बाकी ग्लोबल मार्केट में सुस्ती का माहौल है, कोई खास नहीं, तो फिर आप वहाँ पर चांस ले सकते हैं। अगर डाउ फ्यूचर ही आपको 200 पॉइंट ऊपर दिख जाए तो फिर बेचने में समझदारी नहीं, करेक्ट। और क्यों बेचना है, उसकी दो बड़ी वजह, एक मैं वायदा कारोबार में अभी आपको बताऊंगा पोर्टफोलियो, और दूसरा मैं बताऊंगा आपको डेटा एफआईएस घरेलू फंड के, जिस वजह से आप ऊपर में बेचने का एक कॉल जरूर लें। वो 37,100, 37,300 की रेंज में 37,500 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। नीचे की तरफ के जो टारगेट बनेंगे 37,000, 36,925, 36,850, 750 और 36,675। जी दीप। बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। जहां तक नई पोजीशंस बनाने का सवाल है, नजर रखेंगे क्या 37,000 के पार आपको आज बैंक निफ्टी बड़ी मूव दिखाता है कि नहीं। सर अब बताएं, जिस तरह से वायदा कारोबार की बैन लिस्ट है, पहले मैं आपको उसका अपडेट दे देता हूं और फिर आपसे इंपॉर्टेंट लेवल्स भी जानूंगा। बैन लिस्ट में जी एंटरटेनमेंट की एंट्री हो गई है जैसा हमें लग रहा था, और 8 के 8 स्टॉक्स जो पहले के थे बैन में वो बने हुए। तो आज 9 स्टॉक्स हैं बैन लिस्ट में। जी एंटरटेनमेंट फ्रेश, वोडाफोन आइडिया, आईआरसीटीसी, सन टीवी, एस्कॉर्ट्स, एक्साइड, एलआईसी हाउसिंग, कैनरा और नैल्को। अब बताएं सर, एक तो एफआईएस के डेटा को कैसे देखना है। कल भी एक्टिविटी अच्छी दिखी, हालांकि थोड़ी कम एक्टिविटी दिखी, जो ओवरऑल अमाउंट है वो थोड़ा कम रहा। और वायदा बाजार के लिहाज से इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं? देखिए एफआईएस की एक्टिविटी में जो हिसाब से मार्केट बढ़ा है दीप, वैसे डेटा मजबूत नहीं है। 233 करोड़ की खरीदारी क्या है, कुछ नहीं। सामने 254 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे तो नल, जीरो, बराबर। इंडेक्स कितना खरीदा है, सिर्फ 170 करोड़ का। तो ये खरीदा किसने और वो क्यों, किसने का सवाल में फिर आप देखते हो अच्छा घरेलू फंड ने खरीदा होगा। वहाँ जाइए, डीआईएस की खरीदारी है 168 करोड़ के। तो बड़े इन्वेस्टर्स ने कोई खास नेट खरीदा। डेटा तो 11-12 हज़ार करोड़ की खरीदारी के आंकड़े हैं एफआईएस के, मतलब वॉल्यूम बहुत है। कुछ लिया कुछ बेचा, कुछ लिया कुछ बेचा, वैसा है कि जैसे भारती ले लिया कुछ और बेचा होगा, तो वो चर्निंग हुई है। लेकिन नेट खरीदारी नहीं है एफआईएस के, नेट खरीदारी कोई खास नहीं है घरेलू फंड के। तो फिर इसका मतलब है सारे तीसरी महाशक्ति का कमाल है। कल सारे ट्रेडर्स मिलकर फिर से एक्शन में आए और उन्होंने खींच कर निफ्टी को 17,500 के ऊपर बंद किया। तो आज भी फिर कमान तीसरी महाशक्ति के हाथ में रहेगी। अगर ट्रेडर्स बुलिश रहेंगे तो निचले स्तरों से खरीदारी आएगी, उसकी संभावना है। लेकिन ऊपर के स्तर पर एक ही पॉइंट नेगेटिव है आज के सेशन में, और वो एफएनओ डेटा के लिहाज से पुट कॉल रेशियो बढ़कर आता हुआ। अलार्मिंग नहीं है, ओवरबॉट नहीं है, लेकिन ज़्यादा है, 1.47। ये पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको सावधानी की संकेत देता है। ऐसा जैसा कल हमने बात किया, 1.20 के नीचे पुट कॉल रेशियो आया, लोअर लेवल पर खरीदारी भी आएगी, शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, वो अलग बात है। गैप ज़्यादा मिला नहीं, वहीं से बढ़ गया। सिमिलरली ऊपर के लेवल पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग उस पुट कॉल रेशियो की वजह से हो सकती है, क्योंकि ये ट्विस्ट हो गया पूरा नीचे से ऊपर की तरफ। बस ये एक डेटा है जो आपके लिए एफएनओ में और एफआईएस के लिए। एफआईएस बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, इसलिए आप ऊपर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर है, इसलिए आप थोड़ी ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, खरीदारी के लिए अपने लेवल का
इंतज़ार करना है नीचे के लेवल पर, या फिर आपको एक बड़ा गैप ऊपर मिल जाए, अच्छे लेवल पे पहुंच जाए, प्रॉफिट बुक करें, फिर से इंतज़ार करें खरीदारी करने का। वो कर सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते हैं तो आराम से जो खरीदा हुआ है शांति से बैठिए। डेटा एफएनओ की 17,400 मजबूत सपोर्ट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट्स में 63 लाख शेयरों का, 36 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं, एक्सपायरी इसके नीचे नहीं होगी, ये इत्मीनान आप आराम से रख सकते हैं। इसके बाद 17,450 हल्का सा सपोर्ट है, 17,500 57 लाख शेयर यहाँ पर हैं पुट में, 52 लाख शेयर कल जुड़े हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आज मार्केट में जो है वो है 17,500, जहाँ पर तगड़ी दमदार पोजीशन 57 लाख शेयरों की। अब मजे की बात देखिए, 17,500 के कॉल्स पर भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन वो पुट से कम है 47 लाख शेयरों के। तो इसका मतलब क्लियर कट है। और 17,400 में कॉल राइटर्स जो थे, कल की तेजी की जो अगर आप वजह ढूंढ रहे तो सिर्फ एक डेटा में है, वो है 17,400 का कॉल ऑप्शन। 17,400 के कॉल ऑप्शन में कल 33 लाख शेयर 33 लाख शेयर कम हुए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि 17,400 का कॉल राइटर कल इतने टाइम से लंबे कॉल बेच के जो खड़े थे, कल उन्हें समझ में आ गया कि बाजार ने ब्रेकआउट दे दिया, शॉर्ट काट लेने में समझदारी है। तो इसलिए उनके 33 लाख शेयर जो घटे हैं कल, पूरी की पूरी तेजी उन शॉर्ट कवरिंग की वजह से होती हुई दिखी है। आज भी 17,500 के ऊपर टिके रहेंगे, 47 लाख शेयर वहाँ पर शॉर्ट है, वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे, ज़रूर करेंगे, और उस लिहाज से आपको इस लेवल के आसपास सपोर्ट मिलेगा ही। 17,600 हल्की फुल्की रुकावट है ऊपर की तरफ, ये वायदा कारोबार के डेटा आज आपके लिए जीती। अच्छा, बैंक निफ्टी 36,500 से 36,700 की रेंज मजबूत सपोर्ट है, ये 200 पॉइंट जिस तरह की पोजीशन बनी है। 37,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, 37,000 को पार करके निकलेंगे। 22 लाख शेयर है वहाँ पर कॉल्स में, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद फ्रेश तेजी और बनेगी। जी दी बिल्कुल। तो ये हैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए, और वीकली एक्सपायरी का दिन है तो एक्शन पैक डे होना चाहिए हमारे लिए। और इंडेक्स में तो रोज मूवमेंट है ही, बट साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। अनिल जी की सारी रिकमेंडेशंस पिछले 2-3 दिनों की जबरदस्त तेजी में रही हैं। आज भी उन्होंने आपके लिए एक स्टॉक ऐड किया है आइडेंटिफाई, तो चलते हैं स्टॉक ऑफ द डे के पर। बताएं सर। कोल इंडिया दीप आपको याद होगा, हफ्ते 10 दिन पहले हमने खरीदारी करने की राय दी थी कि कोल इंडिया में यहाँ से 140 143 रुपये 42 रुपये के आसपास रहा होगा। ये हफ्ते 10 दिन के लिए पोजिशनल ट्रेड लीजिए, यहाँ पर अच्छे मुनाफे आपको आते दिखेंगे। मेरे ख्याल से 145 का कॉल ऑप्शन भी खरीदने की राय दी थी, आप देख लीजिए जिस तरह की तेजी हुई है। अब इसी स्पेस से जुड़ा हुआ एक और स्टॉक पसंद आ रहा है, और वो है NLC, नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में था, NLC दूँ या GMDC दूँ। GMDC भी इसी स्पेस है। तो बेसिकली जो कोयले के दाम बढ़ रहे हैं उसका फ़ायदा कोल इंडिया को तो मिल ही रहा है। पूरी संभावना है कि कोल इंडिया 1-2 दिनों में ही, इसी हफ्ते के अंत में, अपने दाम 10-11% बढ़ाने की तैयारी में है। तो कोल इंडिया के दाम बढ़ेंगे, और कोल इंडिया के दाम बढ़ेंगे तो कोल इंडिया के दाम बढ़ते ही पीछे जो ट्रेंड है, नेवली लिग्नाइट, GMDC, ये जो सारे जो कंपनियां हैं ये भी अपने दाम बढ़ाती है लगभग उतना ही। तो लिग्नाइट के दाम भी वहाँ पर आपको फिर बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये दोनों ही हैं जिनके दाम बढ़ने की तैयारी में। तो अब चूंकि कोल इंडिया 20 रुपये 22 रुपये बढ़ चुका है, जिन लेवल्स के आसपास हमने रिकमेंडेशन दी, NLC अभी भी बढ़ा नहीं है, यहाँ पर आपके लिए मौका बन सकता है। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ, कोयले की शॉर्टेज की बात हम लगातार कर रहे हैं पिछले 15 दिनों से, और उसी वजह से हमने कोल इंडिया खरीदने की राय भी दी थी। और कोयले की शॉर्टेज और कोयले के दाम सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, भले डायरेक्टली हमारे प्राइसेस पर इम्पैक्ट नहीं आता हो, थोड़ा बहुत जो इंपोर्ट करते हैं वो एक अलग बात है, कुछ कंपनियाँ करती हैं। अमेरिका में जो पिछले 1 साल में कोयले के दाम जो है 120% बढ़ चुके हैं, दुगुनी से ज़्यादा हो चुके हैं। सोचिए, दुगुनी से ज़्यादा, मतलब ये हालत है कोयले के दामों की। जहाँ एक और ग्रीन एनर्जी, रेयर और सब बात करते हैं, सब ठीक है, लेकिन उसके बावजूद कोयले के दाम कोई कम नहीं हो रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। मतलब 120%, $177 के आसपास आ चुके हैं, और $195 कोयले की लाइफ टाइम हाई प्राइस है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह के $50 के आसपास हुआ करते थे थोड़े कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले मेरे ख्याल से मुश्किल से, अब $177 के आसपास आ चुके हैं। 120% कोयले के दाम सिर्फ और सिर्फ 1 साल में बढ़े हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोयले के दामों में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी काफ़ी तेजी है, और हमारे यहाँ भी दाम बढ़ने की तैयारी हो सकता है। इस वीकेंड तक की आपको ये खबरें सुनने को मिले कि कोल इंडिया और उसके बाद NLC, GMDC ने भी दाम बढ़ा दिए। आपको जो पसंद हो, NLC पसंद हो NLC खरीदिए, GMDC पसंद हो GMDC खरीदिए।
₹53 का स्टॉप लॉस होगा, 58.60-62 पोजिशनल ट्रेड लें। आज के आज आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 2-4 दिनों के हिसाब से ये PSU स्टॉक्स और स्टॉक ऑफ द डे नॉट नेसेसरी कि आज का आज हो, अगले 2-3 दिनों के लिए आज से आप व्यू बना सकते हैं। जी दीप। बिल्कुल, और कोल इंडिया में तो सर हमने देखा है जबरदस्त एक्शन रहा है। 140 के करीब आपने खरीदारी की राय दी थी, वहां से देखिए 160 161 पर अब स्टॉक आपको आते हुए दिखा है, तो बढ़िया तेजी दिखी है। NLC इंडिया पर भी अब रखनी है नजर, ये है आज का स्टॉक ऑफ द डे। आइए फिर और कौन से स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आपको आते हुए दिखेंगे, आज के लिए कुछ अहम ट्रिगर्स कौन से हैं, इन सब के बारे में जानते हैं। हमारी रिसर्च टीम है तैयार, वरुण, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग दीप। तो ट्रिगर्स में सबसे पहले तो गणेश बेंजोप्लास्ट, इस स्टॉक की आज NSE में ट्रेडिंग शुरू होगी। अब तक ये केवल BSE में ट्रेडिंग होती थी, आज से NSE पे भी लिस्ट हो जाएगा और कल स्टॉक में अच्छी खासी तेजी भी देखने मिली है। APL अपोलो ट्राइकॉट ट्यूब्स 1:1 बोनस इशू की आज एक्स डेट है। इन दोनों ही काउंटर्स में तो एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। ब्राइटकॉम ग्रुप बोर्ड बैठक में इक्विटी शेयर और वारंट जारी करने पे ये कंपनी जो है वो विचार कर सकती है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। एक्स डिविडेंड सबसे इंपॉर्टेंट, BPCL 58 रुपीज़ का एक्स डिविडेंड है आज, तो उसका एडजस्टमेंट आपको देखने मिलेगा। IGL 3 रुपये 60 पैसे, LIC हाउसिंग 8.5 रुपये और REC 1 रुपये 70 पैसे का एक्स डिविडेंड है, तो इन सभी काउंटर्स में आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। सनसेरा इंजीनियरिंग, आज IPO का आखिरी दिन है, पहले 2 दिनों में 1.02 टाइम्स भरा है। रिटेल का हिस्सा जो है करीब 1.72 टाइम्स इस काउंटर में भर चुका है, तो देखना होगा आज किस तरह का सब्सक्रिप्शन मिलता है। आखिरी दिन है इस कंपनी के IPO का। बिल्कुल, रिटेल सब्सक्रिप्शन ही है जो ज़्यादा रहा है, बाकी अब देखें तो अभी भी पूरा लिमिट पहुंचना बाकी है, बट डेफिनेटली पूरा सब्सक्राइब तो एटलीस्ट अब तक इशू हो गया है। आइए देवांशी से जानते हैं आज की कुछ और खबरें। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले हिंदुस्तान कॉपर इसी पर नजर रहेगी क्योंकि आज OFS खुलता हुआ दिखेगा। सरकार OFS के जरिए कुल 10% हिस्सा बेचने की योजना है सरकार की। 5% बेस ऑफर है और 5% ग्रीन शू ऑप्शन सरकार के पास अवेलेबल है। अगर मांग आती है तो वो अतिरिक्त 5% यहाँ पे हिस्सा बेचेंगे। इसके साथ ही जो फ्लो प्राइस है वो 116 रुपये प्रति शेयर पर तय किया गया है, जो कि कल के क्लोजिंग भाव से करीब 7% तक के डिस्काउंट पर है। आज नॉन रिटेल निवेशकों के लिए OFS खुलेगा और कल रिटेल निवेशक इसमें पैसा लगा पाएंगे। सरकार की जो मौजूदा हिस्सेदारी है वो इस कंपनी में करीब 73% के आसपास है। ल्यूपिन, इसके लिए एक बड़ी खबर आ रही है और एक इंपॉर्टेंट खबर आती हुई दिख रही है, जहां पे कंपनी ने डायबिटीज की जो दवा है ग्लूमित्सा, इसके पेटेंट राइट्स के लिए सेटलमेंट कर दिया है। ये जो सुनवाई थी वो 4 अक्टूबर को होने वाली थी कोर्ट में, अमेरिकन कोर्ट्स में, लेकिन अब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही कंपनी ने कर दिया है। कुल मिला के $24.8 करोड़ यानी कि करीब 1822 करोड़ तक का जो सेटलमेंट पेमेंट है वो कंपनी करती हुई दिखेगी, वरना फिर 4 अक्टूबर को ये सुनवाई होगी। तो ये सेटलमेंट के बाद ये पॉजिटिव खबर ल्यूपिन के लिए आ रही है। पूनावाला फिनकॉर्प, इस पर भी आपको नजर रखनी होगी, जहां पे मैग्मा फिनकॉर्प में इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में सेबी की पाबंदी लग चुकी है। सेबी ने 8 लोगों को मार्केट में कामकाज करने पर अब पाबंदी लगाई है। पूनावाला डील में उनके पास कोई इनसाइडर ट्रेड्स थे, कोई इनसाइडर ट्रेड्स होते हुए दिखे थे, ये जानकारी थी और इसी के चलते ये केस आता हुआ दिखा था। लेकिन कंपनी के जो MD हैं मिस्टर अभय, उन्होंने इन सारे आरोपों का खंडन कर दिया है। तो ये स्टॉक है जहां पे आपको आज फोकस करना होगा। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग, इस पर भी नजर रखें। कंपनी ने NHAI से कंपनी को 2 हाइब्रिड एन्युइटी प्रोजेक्ट्स कंपनी ने जीते हैं। ये जो टोटल प्रोजेक्ट्स का कॉस्ट है वो 1410 करोड़ के आसपास का है। प्रोजेक्ट्स के लिए एक जो बोली लगाई थी कंपनी ने वो 772 करोड़ की थी और जो दूसरे प्रोजेक्ट की बोली थी वो 637 करोड़ की थी। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, इसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट खबर आती हुई दिख रही है, जहां पे बोर्ड ने MIDC में उनके पास जो ज़मीन है उसके जो लीज होल्ड राइट्स हैं और इसके साथ ही जो स्ट्रक्चर है उसको ट्रांसफर करने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इसकी जो टोटल वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 725 करोड़ के आसपास की है। तो ये पॉजिटिव खबर फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के लिए भी आती हुई दिखी है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए ढेरों खबरें जहां पर आज आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। आइए ऐसी कुछ और खबरें मानसी के पास भी हैं। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। स्पाइसजेट और टाटा ग्रुप दोनों ही एयर इंडिया में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिसके चलते दोनों फोकस में रहेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है स्पाइसजेट के प्रमोटर अजय सिंह ने बोली लगाई है, वहीं टाटा ग्रुप ने भी एयर इंडिया के लिए बोली लगाई है। इसके अलावा एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी ने शेयर प्लेज के जरिए एयरलाइन में 2.74% स्टेक अक्वायर किया है, जिसके चलते यहां पर नजर रखनी होगी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी सब्सिडरी जेएसडब्ल्यू फ्यूचर एनर्जी को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन से 450 मेगावाट विंड क्षमता का अवार्ड मिलता हुआ दिखा है। गैब्रियल इंडिया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 14 सितंबर को करीब 2.02% हिस्सेदारी खरीदी है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की कुल हिस्सेदारी जो है अब 7.04% हो गई है। बाम्बिनो एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर नजर रखिए। हरियाणा में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए कंपनी इटली से पास्ता प्लांट खरीदने जा रही है। प्लांट की क्षमता जो है 2000 किलोग्राम प्रति घंटा और केपेक्स 24 करोड़ का होगा। वहीं कंपनी गुड़गांव में 2 छोटी प्रोडक्शन लाइन जो है उन्हें बंद करने की योजना भी बना रही है। प्लांट्स की क्षमता जो है 600 किलोग्राम प्रति घंटे की है और प्लांट्स पुराने होने के चलते, क्वालिटी कारणों के चलते इन्हें बंद करने का फैसला लिया गया है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें जहां पर एक्शन रहेगा, स्पेशली एयरलाइन सेक्टर के लिए नजर रखिए वहां पर। आइए अब वरुण से जानते हैं कुछ प्रमोटर एक्शन भी। वरुण बताइए कौन से स्टॉक्स रहेंगे इस खबर के दम पर फोकस में। डेफिनेटली दीप। तो सबसे पहले शेम्बॉन केमिकल्स, यहाँ पे प्रमोटर्स ने 13 सितंबर को करीब 0.32% हिस्सेदारी जो है इस कंपनी में खरीद ली है। अल्कलाई अमाइंस, यहाँ पे प्रमोटर्स ने 13 से 14 सितंबर के बीच में 1.2 लाख शेयर्स जो है उनको बेचा है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस प्रमोटर ने 13 से 14 सितंबर के बीच में करीब 30,000 शेयर जो है मिस्टर गुरुमूर्ति उन्होंने बेचा है इस काउंटर में। और आरपीएसजी वेंचर्स, इस स्टॉक में कल काफ़ी बेहतरीन तेज़ी भी देखने मिली थी। प्रमोटर एसटीईएल होल्डिंग ने करीब 1.84 लाख शेयर यानी कि 0.7% हिस्सा जो है वो खरीदा है। 980 के भाव के आसपास की खरीदारी जो है वो की गई है। तो इन स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है। बिल्कुल, तो प्रमोटर एक्शन के दम पर भी ढेरों स्टॉक्स रहेंगे एक्शन में। खबरें भी काफी स्टॉक्स में हैं। आइए जब जान लेते हैं कि ब्रोकरेजेस की नजर कहां पर है आज एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए एचसीएल टेक यहाँ पर काफी बढ़िया रिपोर्ट आई है। सीएलएसई की तरफ से खरीदारी किराए को बरकरार रखा और लक्ष्य जो है 1320 रुपए से बढ़ाकर 1470 कर दिया। इन्होंने ईपीएस के अनुमान में भी देखें तो करीब 2 से लेके 5% की बढ़ोतरी की है। कह रहे कि इनकी ऑर्डर बुक काफी मजबूत है और यहाँ से ऑर्डर बुक में जो है और बढ़िया एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। एनऑल जो आगे के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं इसको लेकर ये काफी बुलिश नजर आ रहे हैं, जिसके चलते खरीदारी किराए को बरकरार रखा और लक्ष्य बढ़ाया। अगली रिपोर्ट है आईसीआईसीआई बैंक पर। सीएलएसई की रिपोर्ट है जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 940 से बढ़ाकर 1000 रुपए का कर दिया है। करीब 714 की जो है कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन ट्रैजेक्टरी में काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। और वैसे भी अगर आप देखें तो ग्रोथ के लिहाज से बैंक ने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया, इसके चलते इनका भरोसा जो है इस बैंक के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आया। जोमैटो पर नजर रखिएगा, ये शायद पहली ऐसी रिपोर्ट है जो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर आती हुई दिखी है। जेपी मॉर्गन ने कवरेज की शुरुआत की है अंडरवेट की रेटिंग के साथ। करीब 143 की कल की क्लोजिंग है। 120 रुपए का जो है ये लक्ष्य दे रहे हैं और ये मान रहे हैं कि इनकी जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते इन्होंने जो है अंडरवेट की रेटिंग दी है। 120 रुपए का लक्ष्य दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, कल के जो टेलीकॉम रिफॉर्म्स की अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2270 रुपए के लक्ष्य के लिए। 2380 के आसपास की कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि अगर इंडस्ट्री में कंपटीशन बना रहेगा तो काफी बढ़िया है, क्योंकि आगे जाकर R2 में एक इंक्रीज देखने को मिल सकता है, जिसके चलते ये देखिए ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। तो ये है आपके लिए तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन। आइए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल जुड़ चुका है हमारे साथ। वक्त है आज की पिक जानने का उन सबसे। सुप्रभात सेठी साहब, करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए बाजार में तो एक दमदार तेजी का माहौल है। कल हमने एक शानदार धुआंधार तेजी देखी है बाजार में और जिस तरह के सेंटीमेंट्स है मुझे लगता है ये तेजी अभी जारी रहेगी। तो बिल्कुल खरीदारी करने का ही माहौल है और गिरावट अगर कोई आती है, जैसे अभी एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है थोड़ी वीकनेस के साथ हम खुले, अगर वैसा, मेरा ये मानना नहीं है कि हम वीकनेस के साथ खुलेंगे, बट अगर वैसा होता है तो बहुत अच्छा मौका होगा खरीदारी करने का।
अनिल जी, जहां तक मेरा आज का पिक ऑफ द डे है वो एक नो ब्रेनर है। मुझे लगता है आइडिया में आज खरीदारी करनी चाहिए अगर मौका मिले तो। जिस तरह से कल सरकार ने जो अनाउंसमेंट्स करे हैं टेलीकॉम सेक्टर को लेके, जो 4-5 बड़े अनाउंसमेंट्स करे हैं, जैसे उन्होंने मॉरेटोरियम को 4 साल मॉरेटोरियम का प्रोविजन किया है, फिर आपके एजीआर जो ड्यूज के कैलकुलेशन में नॉन टेलीकॉम रेवेन्यूज को अलग किया है या उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, 100% एफडीआई इन टेलीकॉम सेक्टर, फिर इंटरेस्ट में छूट दी है, स्पेक्ट्रम टेन्योर को 20 से 30 साल किया। तो मुझे लगता है एक बहुत ही सीरियस लाइफलाइन इंजेक्ट करी है वोडाफोन आइडिया में, और मुझे लगता है ये कंपनी अगर जिंदा रहेगी तो फिर तो इसके भाव यहाँ से बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो इस स्टॉक में आज के लिए भी खरीदारी करने की सलाह है, और जिनके पास है उनको थोड़े पीरियड के लिए भी रखना चाहिए। और आज का मेरा इसमें टारगेट है 11 रुपए का, थोड़ा एग्रेसिव टारगेट है, 8.5 रुपए का स्टॉप लॉस है। के 8.50 का स्टॉप लॉस, 11 रुपए के टारगेट, आइडिया में खरीदारी करने की राय। वॉट एन आइडिया सेठी जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए, इंटरेस्टिंग स्टॉक आया है सेठी साहब की तरफ से। पालिया साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मेरा स्टॉक भी आई लेटर से ही है और इंडसइंड बैंक पे मुझे यहाँ पे बाय करने की सलाह देनी है। जिस तरीके से स्टॉक में कल के सेशन में लास्ट 15 मिनट में जो बाइंग एक्शन देखने को मिला है वो ये दिखाता है कि स्टॉक में जो नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है 1040 के ऊपर अब स्टॉक सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है इंडसइंड बैंक को यहाँ से बाय करना चाहिए। इसमें हमें लगता है आज के सेशन में टारगेट आना चाहिए 1090 से लेके 1100 तक के। तो 1053 के आसपास कल के कैश की क्लोजिंग है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 1035 का, टारगेट होंगे 1090 और 1100 तक के। तो इंडसइंड बैंक पे बाय करने की सलाह रहेगी। टेलीकॉम सेक्टर में जो कुछ भी डेवलपमेंट हुए उसका फायदा इंडसइंड बैंक को भी मिलेगा एक्सपोजर के चलते, और उसकी वजह से आइडिया भी बढ़ेगा तो इंडसइंड बैंक भी चढ़ेगा। ये है दोनों स्टॉक दमदार एक्शन में। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है? सुप्रभात अनिल जी मेरा पैकेजिंग का शेयर है, स्टॉक है ईपीएल, पहले एसएल प्रोपैक के नाम से जाना जाता था, अब तो ये एक एमएनसी कंपनी है। पैकेजिंग के शेयर भाग रहे हैं और अब इसका नंबर लगता है 233, 233 का स्टॉप लॉस है, 270 के टारगेट के लिए ईपीएल पर खरीदारी की राय है। तो 44 के आसपास बंद हुआ है, ईपीएल में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए बंसल जी की तरफ से। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका शेयर आज के लिए। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, डीप मॉर्निंग। देखिए कल जाते जाते मैंने बाटा को खरीदारी की सलाह दी थी। मेरा मानना है कि बाटा में अच्छी खासी डिलीवरी बेस्ड बाइंग कल के सत्र में देखने को मिली, तो ये और बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए इस काउंटर पे। मेरे टारगेट्स 1875, 1880 के रहेंगे आज कल के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 1820 का। इसके साथ साथ अगर कॉल ऑप्शन मैंने जो सजेस्ट किया था 1840 का, अगर बाय किसी ने नहीं किया तो ये भी बाय कर सकते हैं, जो कि 47 के आसपास ट्रेड करता नजर आया, क्लोज होता नजर आया। 39 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट के लिए मैं मानता हूं कि 80 से 85 रुपए के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए इधर कॉल ऑप्शन में। बाटा में करें खरीदारी, ये राय है किरण जी की तरफ से। और कुणाल जी की तरफ से क्या है राय, पूछ लेते हैं। कुणाल जी सुप्रभात। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी खरीदारी की राय है, कल जब बाजार बंद हो रहा था अनिल जी, तब मैंने देखा कि जितने आईटी स्टॉक्स थे उनमें एक जबरदस्त तेजी बनती हुई दिख रही थी। तो एक आईटी स्टॉक जिसमें मुझे एक शानदार तेजी कल के ट्रेड में भी देखने को मिली, और मुझे लगता है कि आज भी बड़ा दमदार मूवमेंट यहां देखने को मिलेगा, वो स्टॉक है एनआईटी लिमिटेड। तो एनआईआईटी लिमिटेड पर खरीदारी की राय है मेरी। यहां पर 325 का एक स्टॉप लॉस रखें, 345 का पहला टारगेट होगा, और मुझे लगता है ये स्टॉक 360 रुपए तक जाएगा। तो एनआईटी लिमिटेड को खरीदारी की राय। ओके, कैश मार्केट का स्टॉक आया है कुणाल जी की तरफ से, और यहाँ पर खरीदारी करने की राय एनआईआईटी लिमिटेड, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं खरीदारी। तो बेहतरीन स्टॉक्स आते हुए दिखें। आइए बढ़ते आगे, अब कुछ और स्टॉक्स है जहाँ पर आज एक्शन भरपूर होने वाला है, इन पर ही राय ली जाए एक बार। आइडिया ये तो पसंद किया है सेठी साहब ने, लेकिन सेठी साहब से कुछ और बेहतरीन पिक्स भी ली जाए। सेठी साहब आपके वायदा कारोबार की लिस्ट बताइए, और कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पे हैं आज। बिल्कुल अनिल जी, पहले तो एक चीज क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि जो मैंने अभी आइडिया रिकमेंड किया, हालांकि मेरे सब स्टॉक्स एफएनओ वाले स्टॉक्स ही होते हैं सुबह के शो में प्री मार्केट, बट आइडिया आज एफएनओ के बैन में है, तो रिटेल निवेशकों को ये ध्यान में रखना है और उनको खरीदारी करनी है कैश मार्केट में इस स्टॉक को। हालांकि ये एफएनओ में ट्रेड होता है बट आज बैन में है। जो अनिल जी दूसरा स्टॉक है वो भी एक स्टॉक जो अभी राजेश पालीवाल जी ने रिकमेंड किया, इंडसइंड बैंक। अनिल जी आपको याद हो तो लास्ट वीक ट्यूसडे को जब मैं जो 2:30 बजे वाला मेरा सेगमेंट होता है सदाबहार सेठी साहब के शॉर्ट टर्म पिक्स,
उसमें आमतौर पे F&O पिक्स नहीं आते, बट उस दिन मैंने एक F&O पिक रिकमेंड किया था और वो इंडसइंड बैंक था, जो कि मैंने 1010 के लेवल पे इसी स्टोरी पे, इसी लॉजिक पे दिया था कि अगर टेलीकॉम सेक्टर के फाइनेंशियल सुधरते हैं तो इंडसइंड बैंक को बड़ा फायदा हो सकता है, बिकॉज इनका कुछ 3,995 करोड़ का एक्सपोजर है आइडिया के ऊपर। तो आइडिया की जब सेहत सुधरेगी तो इंडसइंड बैंक को फायदा मिलेगा, तो यहाँ पे खरीदारी करनी है। हालांकि 1010 वाला स्टॉक अब 1060 के आसपास आ गया, बट मुझे लगता है आज इस स्टॉक में 1100 के तक के लेवल्स आने चाहिए, तो यहाँ पे खरीदारी करें। तीसरा स्टॉक अनिल जी मेरा आज का है, वो स्टॉक है टाटा केमिकल। ये भी स्टॉक बहुत ही दमदार है। कल हमने लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में एक अच्छा इसमें मोमेंटम देखा, सॉलिड कंपनी है, केमिकल स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये स्टॉक खरीदे। 860 पे बंद हुआ, 885 का टारगेट, 850 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक वापिस टाटा ग्रुप की कंपनी है टाटा मोटर्स, जो कि कल 312 पे बंद हुआ है। मुझे लगता है जिस तरह से कल ऑटोमोबाइल सेक्टर को PLI स्कीम का एक अनाउंसमेंट किया ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, उसका फायदा होना, और विद इन द सेक्टर टाटा मोटर्स अपनी हाइट से अच्छा खासा गिरावट के बाद कंसोलिडेट होकर वापस से एक अप ट्रेंड में आया है। मुझे लगता है इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। और फाइनली मुझे लगता है अडानी पोर्ट्स भी अच्छा करना चाहिए आज, तो अडानी पोर्ट्स में भी मौके मिले तो वहां पे भी खरीदारी करने की सलाह है। ओके, तो दमदार रिकमेंडेशन सेठी साहब की तरफ से। एक तो वोडाफोन तो उन्हें पसंद ही है, बड़े टारगेट्स के लिए होल्ड भी कर सकते हैं, साथ ही इंडसइंड बैंक, टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स और अदानी पोर्ट्स, ये भी सेठी साहब की लिस्ट में है। तो नजर रखते हैं इन सभी काउंटर्स पर, आज एक्शन भरपूर बनते हुए दिखेगा। लुपिन, इस पर भी करना है फोकस। बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, एक पेटेंट केस था इनका, दवाई का केस था जो इन्होंने सुलझा दिया है। करीब 1820 करोड़ रुपए में ये केस सेटल किया है इन्होंने। किरण जी, लुपिन का चार्ट देखें, फार्मा में यूजुअली एक अंडर परफॉर्मर रहा है, पर अब अच्छी खबर आई है, लुपिन पर थोड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट करना चाहिए। चार्ट्स क्या कहते हैं सर? दीप, जो चार्ट पैटर्न है वो अच्छा खासा है। एक बहुत अच्छी रैली हमने स्टॉक में देखी थी 920 से लेके लगभग 1000 रुपए के आसपास, और पिछले 5 दिनों में हम एकदम साइडवेज ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है, मेरा मानना है कि अपसाइड देखने को मिलेगी। 1000 रुपीज का एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल बैरियर भी है, ऑप्शन बैरियर भी है, तो 1000 के लेवल पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें। अगर 1000 रुपए निकल जाता है तो फिर 1030 पहला टारगेट रहेगा, 1050 दूसरा टारगेट रहेगा। ये पोजिशनली आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग पोजीशंस के लिए 982 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। कैश लेवल्स की बात कर रहा था। ओके, तो ये है आपके लिए लुपिन। नजर रखिए 982 तक काउंटर आपको, 982 का सपोर्ट है, बट वहां से आपको अच्छा एक्शन ये काउंटर दिखा सकता है। लुपिन पर तो रहेगी नजर, बट नजर रखनी है आपको ढेरों और काउंटर्स पर जो आज एक्शन में रहेंगे। गैब्रियल इंडिया, कुणाल जी जरा इसके चार्ट पर राय दें। HDFC म्यूचुअल फंड ने 2 दिन पहले 2% हिस्सेदारी खरीदी है और अब 7% उनकी कुल हिस्सेदारी हो गई है। कैसे देखें गैब्रियल इंडिया को सर? देखिए, काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ा है दीपांशु पिछले कुछ दिनों में। और अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो यहाँ एक बुलिश पेनेंट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। और कल के ट्रेड में हमने इसका ब्रेकआउट भी आता हुआ दिखा, तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए 160 रुपए के लेवल्स आएंगे। 160 जो है वो काफ़ी बड़ी रेजिस्टेंस है। 160 अगर गैब्रियल ने पार किया तो फिर आपको इसमें एक बहुत दमदार मूव आता हुआ दिखेगा। 160 के टारगेट के लिए जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करें, और एक स्टॉप लॉस रख लें 142 के आसपास। ओके, 142 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। गैब्रियल इंडिया बढ़िया मोमेंटम में आ सकता है। वैसे 2 दिनों से हम यहां पर अच्छा एक्शन देख भी रहे हैं। सेठी साहब, हिंदुस्तान कॉपर पर कोई राय सर? 2 दिनों में अच्छा एक्शन बना, पर वो इसलिए क्योंकि ऑफर फॉर सेल आज खुल रहा है। 5% हिस्सा तो सरकार बेच ही रही है और 5% का ग्रीन शू ऑप्शन भी है, और करीब 7% के डिस्काउंट पर है। तो अगर डिस्काउंट पर मिलता है तो हिंदुस्तान कॉपर में खरीदारी करनी चाहिए सर, क्या राय है आपकी? बिल्कुल दीपांशु, इसमें एक डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। 116 का जो प्राइस OFS का जो प्राइस डिसाइड किया, मुझे लगता है अगर वो प्राइस पे आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली लेना चाहिए। कॉपर पे मैं बहुत बुलिश हूँ। वैसे भी हमने देखा कॉपर के प्राइसेस मल्टी ईयर हाइस पे चल रहे हैं, और ये स्टॉक, ये जो कमोडिटी है, ये इस डिकेड की कमोडिटी होनी चाहिए। जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो निर्माण में भी कॉपर का जो यूज होता है, मुझे लगता है ये कमोडिटी अच्छा करती रहेगी। और हिंदुस्तान कॉपर में ये OFS के बाद जो एक हैंगओवर रहता है आमतौर पे OFS का, वो एक खत्म हो जाने के बाद मुझे लगता है ये स्टॉक वापस से एक तेजी का ट्रेंड पकड़ेगा। मुझे लगता है ये लेवल्स पे हिंदुस्तान कॉपर 116 के आसपास बहुत ही अच्छा बाई होगा, और यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह।
बिल्कुल, तो हिंदुस्तान कॉपर पर रखनी है नजर। आज एक्शन में ये काउंटर आते हुए दिख सकता है। आईटी स्टॉक्स भी एक्शन में रहेंगे और एचसीएल टेक्नोलॉजीज, पालविया साहब जरा इस पर राय दें, क्योंकि लगातार पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से। आज सीएलएसए ने 1470 का टारगेट दिया है और पिछले कुछ समय की आईटी परफॉर्मेंस देखें तो इस स्टॉक्स ने वैसी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है जैसे बाकी कंपनीज में है। तो क्या एचसीएल टेक में और कैचअप रैली आते हुए देखते हैं सर? जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेटअप है और स्टॉक में इस करंट वीक में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। ऑलमोस्ट 6% के आसपास के गेन इस वीक में हमने देखने को मिले हैं एचसीएल टेक में। और जिस तरीके से डेटा बना हुआ है, हमें लगता है ये स्टॉक में 1320-1330 तक की अपसाइड तो यहाँ से कंटिन्यूटी में देखने को मिलेगी। ओवरऑल आईटी सेक्टर ही एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है और हमें लगता है कि बिल्कुल सूनर और लेटर ये स्टॉक 1400 के ऊपर भी आते हुए दिखेगा। लेकिन अभी यहाँ से हम ट्रेडिंग टारगेट 1320-1330 तक के सजेस्ट करेंगे। करंट लेवल से 1245 ये स्टॉप लॉस रखें और लॉन्ग करने की सलाह रहेगी एचसीएल टेक्नोलॉजी में। ओके, तो ये है आपके लिए एचसीएल टेक और बाकी आईटी शेयरों पर खरीदारी करने की राय। एक अच्छी रिपोर्ट एचसीएल टेक पर भी आज आई है।